हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आज का टॉपिक थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्या है आज का टॉपिक? इक्विटी एडवाइजर्स के ऊपर, एनआईएसएम 8 के ऊपर। मतलब ये क्वेश्चन जो अब मैं बोलने वाला हूँ बहुत बहुत एक मिसकॉन्सेप्शन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से एक बार में 10-12 मिनट का एक वीडियो बना के सब कुछ मैं क्लियर कर दूं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। ओके, तो आज हम 10 या 11 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत छोटा और बहुत कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट से लेकर 10 एक बार मैं बता देता हूँ। व्हाट इज इक्विटी एडवाइजर? व्हाट इज एन इक्विटी एडवाइजर? व्हाट टू डू आफ्टर एनआईएसएम 8? क्या करना क्या है? एनआईएसएम 8 देने के बाद आपको करना क्या होगा? एनआईएसएम 8 आपने पास कर लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। नाउ व्हाट? ठीक है, फ्रॉम वेयर कैन यू अप्लाई फॉर अ जॉब? जॉब का रोल्स क्या होगा, जॉब का डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, हु शुड डू द जॉब? कितना दिन के लिए करना चाहिए, या फिर इसको ही कैरियर बनाना चाहिए? ठीक है, मूवीज का जॉब और रियल लाइफ एडवाइजिंग जॉब में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, उसके साथ साथ सैलरी का क्या आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे? बैंक ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? और एक दो बोनस पॉइंट मैं वीडियो का लास्ट पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, आप ही का बहुत हेल्प होगा। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इक्विटी एडवाइजर क्या है? व्हाट इज एन इक्विटी एडवाइजर? बस सिंपल रखूंगा। इक्विटी एडवाइजर वो है जो लोग किसी और को कौन सा इक्विटी स्टॉक्स या डेरिवेटिव्स, कौन सा स्टॉक, कौन सा मार्केट कंडीशन, कहां पे ट्रेड करना चाहिए, इस चीज का एडवाइस देने का एक लीगल राइट रहता है। तो एनआईएसएम 8 जो भी पास आउट होते हैं वो लोग इक्विटी एडवाइजर और स्लैश इक्विटी डीलर, एक ही चीज होता है, इनके लिए एलिजिबल होते हैं। वो लोग जैसे हम हैं, आप हैं, जो लोग भी पास आउट हुए हैं, उनके पास ये राइट्स रहते हैं कि हम किसी ब्रोकर के साथ अगर हम टाई अप कर लेते हैं, हमारा कोई किसी ब्रोकर के साथ हम अगर नौकरी करते हैं, तो हम वहाँ पे उस ब्रोकर के बिहाफ से किसी क्लाइंट को हम इक्विटी का एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये स्टॉक लीजिए, ये फलाना लीजिए, ये ढिमकाना लीजिए। ओके, ठीक है। व्हाट टू डू आफ्टर एनआईएसएम 8? इक्विटी एडवाइजर हो गया, समझ गए। अब एनआईएसएम 8 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? आपको तो एक नौकरी चाहिए, कहाँ से ये नौकरी आपको ढूंढना पड़ेगा? बहुत आस्क क्वेश्चन होता है ये। मैं आपको सिंपल 3 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है naukri.com। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड ब्यूटीफुल स्टार्टअप इन इंडिया। मतलब बहुत अच्छी बात है, naukri.com पे आपको हर एक चीज का जॉब मिल जाएगा। तो वहां पे जाइए, आपका सीवी अपलोड कीजिए। सीवी में और एक चीज क्या है ना, सिर्फ एनआईएसएम 8 देने से आपका नौकरी 100% श्योर नहीं रहेगा। दिस इज एन बोनस। ये आपको फिनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता है। अगर आप एमबीए पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिनांस का सेक्टर से, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस इंडस्ट्री में अभी के लिए जॉब एक सिक्योर करना। ठीक है, तो आपका सीवी आप बनाएंगे, उसके बाद आप naukri.com में जाकर अपलोड कर देंगे। सिंपल इनफ। ये अप्रैल से मई महीने में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है, तो आपको ऑलरेडी कॉल आ जाएगा। आप अप्लाई कीजिए, 20-30 जगह अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ईजिली एक जॉब मिल जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत आता है, टायर 3 सिटीज़ में जो लोग रहेंगे ना, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि टायर 3 सिटीज़ में सिक्योरिटीज़ का ब्रांचेस बहुत कम होता है, व्हेयरएज़ टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इनमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो लोग टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग नौकरी के साथ-साथ 1-2 और प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना। बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बहुत रिसेंटली उठा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं क्विकर जॉब्स। वो भी बहुत एक, मैं कहूँगा बहुत एक बैलेंस्ड वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। मैं ये इस तरह का कुछ और आप देख सकते हैं, इंडीड हो गया, ठीक है, आपका monster.com शायद हो गया। इस तरह का आप कुछ-कुछ और जगह पे अपना सीवी अपलोड्स कीजिए। उसके बाद टायर 1 सिटीज़ में बहुत ईज़िली मिल जाएगा, टायर 2 में नॉर्मली मिल जाता है, टायर 3 में आपको थोड़ा-सा दौड़ना पड़ेगा। ओके, अगर हो सके तो कोई सिक्योरिटीज़ पे अगर पहचान है, जान-पहचान, तो जाके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बात कीजिए, एचआर से कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, ये हो गया कैसे क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर एनआईएसएम 8। अच्छा, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई करना है, हम भी वही बता दें। अब बता देते हैं जॉब का रोल क्या रहता है। इक्विटी एडवाइजर, हमने ये हमको समझ आ गया कि इक्विटी एडवाइजर करते क्या है टेक्निकल टर्म्स में। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें करना क्या होता है, जॉब का रोल्स क्या होता है। देखिए, पहले के टाइम में इक्विटी एडवाइजर स्लैश डीलर जो थे वो अलग रोल था। अभी थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि अभी पहले क्या था, पहले फोन का काम अलग होता था, कैलकुलेटर का काम अलग होता था। अब क्या हो, अब मर्ज हो गया है ना, फोन में ही कैलकुलेटर मिलता है। इसलिए जो भी आपको एम्प्लॉयर्स आपको हायर करेंगे, उनको चाहिए एक कॉम्पैक्ट प्रोफाइल। आपको क्यों हायर करना है, तो आप पे ना बहुत सारा क्वालिटीज होना चाहिए। आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं क्लाइंट से आपका आफ्टर मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा फिर आपके साथ वो चीज़ आएगा नहीं। इसीलिए
ये जॉब में बहुत हद तक एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब आपका स्पीकिंग पावर, आपका कन्विंसिंग पावर, आपका ऑडिटरी स्किल्स, ठीक है, आप कितना अच्छे से समझा सकते लोग, आपका कामनेस, ये बहुत मैंडेट हो जाता है। तो क्या होता है जॉब का रोल्स? फर्स्ट आपको मार्केट आवर में इक्विटी एडवाइस करना है और क्लाइंट्स के बिहाफ पे डील करना है। मतलब आपका सेट ऑफ क्लाइंट्स रहेगा 1 to 10, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 2 हो, आपका क्लाइंट्स रहेगा। यू हैव टू गो टू देम, मतलब कॉल पे होता है या जाके कोई करता नहीं, आपको कॉल करके उनसे बात करना है। आपको उनको सजेस्ट करना है कि आज रिलायंस अच्छा लग रहा है, आज बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है। क्वालिटी स्टॉक देके आपको उस स्टॉक का हिस्ट्री जानना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको क्लाइंट पूछे कि ये स्टॉक कौन से इंडस्ट्री में है, आप बोल नहीं पाए, देन योर करियर इज इन डेंजर माय फ्रेंड। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये जो मार्केट आवर रहता है, इसमें आपको क्लाइंट्स को फोन करके बोलना पड़ता है क्या क्या आपको करना होगा, मतलब क्या क्या आप ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट का जब कंफर्मेशन आ जाता है, देन यू कैन गो फॉर इट। आपके पास टर्मिनल रहेगा। क्या रहेगा आपके पास? टर्मिनल। जैसे मेरा आपने का कुछ दिन पहले का वीडियो देखा है, फायर्स का 1 टर्मिनल हो गया हम जैसे रिटेल सिंगल वर्ड ट्रेडर्स के लिए। उसी तरीके से कोई भी ब्रोकर के साथ आप जब जुड़ेंगे, आपको आपका खुद का टर्मिनल दिया होगा। एक्सिस का कुछ अलग टर्मिनल है, एचडीएफसी का कुछ अलग टर्मिनल है, आईसीआईसीआई का अलग टर्मिनल है। इस तरह का टर्मिनल आता है, आपको टर्मिनल पे ही पूरा ऑर्डर पंच करना पड़ेगा। तो ब्रोकिंग में आप जब जाएंगे, जब आप इक्विटी एडवाइजिंग में जाएंगे, तो आपको शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है टर्मिनल यूज करने में, लेकिन ट्रस्ट मी 7 से 10 दिन उसके अंदर, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टर्मिनल अलग ही एक मजा है। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा टर्मिनल वाला, तो ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं, जाके एक बार जरूर देख लीजिए। ओके, ये हो गया जॉब रोल का फर्स्ट हाफ। अभी सिर्फ फर्स्ट हाफ हुआ है। फर्स्ट हाफ में क्या होता है, आपको क्लाइंट से बात करके उनका सौदा लेना पड़ता है। वो जो भी बोलते हैं ट्रेड्स, वो ट्रेड्स आपको करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ठीक है। 3:30 के बाद क्या होता है, 3:30 के बाद नॉर्मली पहले के जमाने का इक्विटी एडवाइजर्स का काम यही तक होता था। इसलिए ये इतना हाई प्रोफाइल जॉब, मतलब बहुत लोग इस जॉब को प्रेफर करते हैं। क्यों? पहले के जमाने में अगर आप इक्विटी एडवाइजर होते थे तो 3:30 बजे के बाद यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। आपका कोई और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहा। लेकिन अभी का टाइम पे, क्योंकि लोग बहुत कुछ चाहते, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 2-3 चीज और ऐड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हो गया 2-3 एसआईपी को आपका रजिस्टर करना हो सकता है। उसी क्लाइंट्स को आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ सकता है। या तो आपका कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो गया। कुछ ब्रोकर्स इंश्योरेंस पे जाते हैं, कुछ ब्रोकर्स को कोई ब्रोकर्स पे कोई इंश्योरेंस नहीं है। कुछ ब्रोकर्स पे वहाँ पे सिर्फ एसआईपीज रहता है, एनसीएस रहता है। एनसीएस मतलब हो गया शायद आपको महीने में 2-3 ज्यादा अकाउंट लाना पड़े। जैसे मान लीजिए आपको रेफरेंस मांगना पड़े, कोई क्लाइंट आपसे ट्रेड कर रहा है तो आपने उनको जस्ट बोल दिया अगर कोई और ट्रेड करना चाहता है जस्ट गो एंड गिव माय नंबर, बस इसी से आपका रेफरेंस से कॉन्टेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, जॉब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस, नंबर 1 डिसएडवांटेज, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें फुल स्टॉप लगने वाला है। क्योंकि एनएससी ये तो मतलब बहुत एक स्ट्रिक्ट सेबी का गाइडलाइंस है कि डीलिंग रूम में मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता है। और उसके साथ साथ आपका खुद का जो ब्रोकर है वो आप खोल नहीं पाएंगे डीलिंग रूम के कंप्यूटर में। आई एम सो सॉरी फॉर द स्वेटिंग, ठीक है, आप वो खोल नहीं पाएंगे। तो आपका खुद का जो भी ट्रेडिंग हो गया वो बहुत हद तक बंद हो जाएगा। ये नंबर 1 डिसएडवांटेज होता है। तो खुद का ट्रेडिंग अगर जो लोग बहुत अच्छे लेवल का ट्रेडर है वो लोग तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेन डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज अपना अपना होता है। किसी को लगेगा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वो अपना अपना डिसएडवांटेज आप लोग ले लीजिए। लेकिन जो यूनिवर्सल डिसएडवांटेज है, आपका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। ओके, एडवांटेजेस क्या है? देखिए, बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तो आप जब रियल लाइफ में जाके उस जगह फील्ड पे घुसेंगे तो आपको इतना नॉलेज आएगा मार्केट के बारे में, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारा एडवांटेजेस है। नंबर 1 एडवांटेजेस हो गया मार्केट किस तरह से काम करता है। आपको वही पे ना, आप 2-3 महीने जैसे रहेंगे, आपको रिटेल और एक प्रोफेशनल का माइंडसेट का डिफरेंस दिख जाएगा। नंबर 2 एडवांटेज हो गया, आपको इतना वास्ट नॉलेज मिलेगा इक्विटी सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर, इक्विटी मार्केट को, कैपिटल मार्केट के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। आप तब से बैंक निफ्टी नहीं करेंगे, तब आपके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा, बिकॉज आपके पास वो स्किल रहेगा सब में आपका पैसा बनाने का, ठीक है। एक और एडवांटेज हो गया, किसी को अगर कैपिटल का प्रॉब्लम है, वो लोग कैपिटल एक अरेंज कर सकते हैं ना। जॉब, अल्टीमेटली जॉब कोई क्यों करता है? पैसे के लिए। जिसके पास पैसा नहीं है वही तो करेगा ना। तो आप पैसे को अच्छा प्रोफाइल वाला जॉब है। क्योंकि एक फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूं, फ्रेशर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सिक्योरिटीज में जो पैसा देता है कोई भी नॉर्मल जॉब में नहीं देता है। एक एमबीए पास्ट आप रिटेल बैंकर से पूछ लीजिए और एक नॉन एमबीए एक सिक्योरिटीज के बंदे से पूछ लीजिए, पैकेज का डिफरेंस आपको आंखों में दिख जाएगा। टायर 1 में तो फ्रेशर को 6 लाख भी दे देते हैं। इतना भी अच्छा पैकेजेस है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट के बारे में पास्ट पे, ठीक है। ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा,
हु शुड डू द जॉब, कौन लोग को जॉब करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। जो लोग सिर्फ ट्रेडर है उनको जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है, आपका ट्रेडिंग अच्छा है, तो आप NISM 8 क्लियर किए, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिला, आप नहीं कर रहे जॉब, ओके। क्योंकि क्या है ना, ट्रेडिंग ही तो हमारा अल्टीमेट गोल है एज अ ट्रेडर। तो उसको सेक्रीफाइस करके आप जॉब में मत घुसिए। लेकिन किन लोगों को जॉब करना चाहिए, वो मेन चीज आता है। किन लोगों को करना चाहिए? जिनके पास कैपिटल कम है, ओके। जो नए नए मार्केट पे आए हैं, जिनके पास कैपिटल कम है, जो नए नए मार्केट पे आए हैं, जो लोग एक दो बार लॉस किए हैं, अपना कैपिटल वाइप्ड आउट किए हैं, अभी फिलहाल सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए, दे ऑलवेज, उनको जॉब ये जरूर करना चाहिए कि क्या है ना, आपको एक तो वास्ट नॉलेज मिल जाएगा, आने वाले टाइम के लिए आप और ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, और आपके पास एक प्रॉपर कैपिटल हो जाएगा। क्या है, देखिए, ट्रेडर हर कोई बन जाएगा, लेकिन कैपिटल का ही तो गेम है ना। किसी के पास पैसा होता है, वो पैसे से और पैसा बनाता है, किसी के पास नहीं होता। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। हमारा बाप दादा के पास नहीं था, हमारे पास भी नहीं है, दिस इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ओके। हमें बनाना पड़ेगा। अब कहाँ पे बनाना पड़ेगा? जो कोई भी कुछ भी बोले जॉब ट्रेडिंग नहीं होता, जिनके पास कैपिटल नहीं है वो लोग जॉब कीजिए, 1 साल कीजिए, 1.5 साल कीजिए, कैपिटल लाइए, और जब आप क्लाइंट के लिए पैसा बनाएंगे ना, तब आप खुद के लिए भी पैसा बनाने में कोई बड़े बात नहीं है। आपके पास बस कैपिटल होना चाहिए। वो कैपिटल कहाँ से आएगा? जॉब ही से तो आएगा ना, ठीक है। तो किन को जॉब करना चाहिए? जिनके पास कैपिटल का थोड़ा क्रंच है, आपको और नॉलेज चाहिए, तो आप जाइए, बहुत अच्छा चीज है, आपके करियर में और ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वाला चीज, ओके। नेक्स्ट क्या है? मूवीज वर्सेस रियल लाइफ। ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवीज वर्सेस रियल लाइफ मतलब हो गया आपके दिमाग में इक्विटी एडवाइजर, मतलब आप कुछ सोच रहे होंगे शायद, जैसे हो गया आपका द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में जो वहां पे रहता है, जो भी वहां पे जितने भी लोग हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो का टीम में, सारे इक्विटी एडवाइजर से, वो जो रश होता है वो पहले के टाइम में सच में होता था। अभी थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि एक ऑफिस में अभी उतना लोग नहीं रहता, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था। और आप कह सकते हो वही काइंड ऑफ एक इक्विटी एडवाइजर का रोल है कि आप ये बाई कीजिए, ये सेल कीजिए। अल्टीमेट चीज ये होना चाहिए कि आपको क्लाइंट्स को ट्रेड करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके कंपनी को ब्रोकरेज जनरेट करके देना पड़ेगा। लेकिन यही पे तो मेन चीज आ जाता है ना, आप कितना स्किलफुल हो। कोई इक्विटी एडवाइजर्स क्लाइंट्स का लॉस करवाता है, ब्रोकरेज आता है। और जो लोग सच में मार्केट को जानते हैं, वो क्लाइंट को भी पैसा बना के दे रहा है, कंपनी को भी पैसा बना के दे रहा है, और कंपनी उनको भी बहुत अच्छा अच्छा इंसेंटिव्स और हाइक्स दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं दोस्त, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस लाइन पे अभी भी, ओके। सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? टायर 1 सिटी गो फॉर मिनिमम 5 lakhs। जो फ्रेशर से आपको 4.5 से 5 के अंदर रहना चाहिए। अगर आपका मार्केट का नॉलेज है तो 5 आपको इजीली मिल जाएगा, 5 LPA। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो इतना बोल के भी बेकार मुंह मत गंदा कीजिए, 3.5 से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो 3.5 लाख से आप नेगोशिएशन करना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, आपको एटलीस्ट A to C आपको पता है मार्केट का, तो आप जाके एटलीस्ट 4.5 लाख 4 लाख से स्टार्ट करना चालू करेंगे। उसके बाद नेगोशिएट करके एटलीस्ट आपको 4.5 लाख बहुत इजीली मिल जाएगा एक अच्छे ब्रोकर के साथ, ओके। सैलरी एक्सपेक्टेशन हो गया। अच्छा हाँ, सॉरी हाँ, टायर 1 सिटी का। टायर 2 सिटी का क्या हो जाएगा? सेम चीज, बस 50,000 करके घटते रहिए। टायर 2 सिटीज में आएंगे तो फ्रेशर को मिनिमम 3 लाख तो मिल ही जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज है तो 3.5 से 4, 4.5 बहुत इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको खुद का भी स्किल्स शो करना पड़ेगा, ओके। और टायर 3 सिटीज आप लोग 3, 3.5 के अंदर ही आपको पैकेज मिल जाएगा। अगर बहुत गंदा नॉलेज है, आपको कुछ नहीं मालूम, तो भी आपको 2.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, अगर आपका ऑडिटर स्किल्स ठीक है, ओके। बैंक ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, दो चीज होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम कौन सी जगह पे जाए, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, हमें कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए, हम कौन से कंपनी में हमें कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसमें दो पार्टीशन आता है। नंबर 1 आता है बैंक ब्रोकर, नंबर 2 आता है ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर्स तो बिल्कुल अलग हो गया, जैसे जीरोधा, अब स्टॉक्स, यहाँ पे लोग लेते नहीं इक्विटी एडवाइजर्स, ठीक है। तो बैंक ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ही लेते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की बात करते हैं, जैसे हो गया शेयर खान, ठीक है। जैसे हो गया आपका एंजल, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। शेयर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, IIFL हो गया, ये सारे हो गए ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, ठीक है। और बैंक ब्रोकर्स क्या है? एक्सिस सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, SBI कैप सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, ये 8-10 ही मेन ब्रोकर होते हैं। तो इनमें ट्रेडिशनल होता है और बैंक होते हैं। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? ट्रेडिशनल ब्रोकर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आपको उतना बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा है, इनके पास भी पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन बैंक ज्यादा आपको प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, नंबर 1 डिसएडवांटेज। नंबर 2 डिसएडवांटेज क्या है? ट्रेडिशनल ब्रोकर में क्लाइंट्स का इनफ्लो बहुत लिमिटेड रहता है। मतलब बैंक ब्रोकिंग में क्या होगा, जो चीज बैंक ब्रोकिंग में क्लाइंट्स बहुत आते हैं, बैंक का क्लाइंट्स हर क्वार्टर में ऐड होता रहता है, तो वही क्लाइंट्स आपको मिल जाता है उनको उनके साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स में क्या होता है? क्लाइंट्स का लिमिटेड इनफ्लो रहता है, तो आप पे ये एक प्रेशर आ सकता है कि आपको खुद जाके क्लाइंट्स लाना पड़ेगा, आपको खुद
जाके ढूंढ के लाना पड़ सकता है। ये हो गया ट्रेडिशनल ब्रोकर का नंबर 2 डिसएडवांटेज। ओके, अब एडवांटेज भी बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या रहेगा ट्रेडिशनल ब्रोकर में? क्योंकि इनफ्लो कम है, पैकेज भी कम है, तो आपका टारगेट भी बहुत लेवल का मिनिमम हो जाएगा। एक बैंक ब्रोकिंग में मैं जब मेरा जो टारगेट था महीने का, वो ट्रेडिशनल ब्रोकर में शायद क्वार्टरली भी उतना टारगेट नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ जस्ट सिंपली एक चीज़। तो इसीलिए ट्रेडिशनल ब्रोकर का टारगेट का प्रेशर कम रहता है। जो लोग थोड़ा एंजॉय करके काम करना चाहते हैं कि मुझे उतना प्रेशर नहीं लेना है, मुझे बस सर्वाइव करना है, वो लोग ट्रेडिशनल ब्रोकर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 एडवांटेज। नंबर 2 एडवांटेज क्या हो सकता है ट्रेडिशनल ब्रोकर का? आप शायद थोड़ा सा खुद के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कम है तो आप जाके थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा सा खुद का ट्रेड ले सकते हैं, तो वो भी ट्रेडिशनल स्विंग ट्रेड्स वगैरह, ऑप्शंस नहीं। ओके, अब आते हैं बैंक ब्रोकर्स में। बैंक ब्रोकर्स का सबसे पहला वाला डिसएडवांटेज क्या होता है? जैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास टाइम नहीं रहता है, बैंक ब्रोकिंग में आप जैसे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टोटली अलग चीज़ है, लेकिन आपको ऐसा एक फील आएगा कि आपके पास सच में टाइम कम है, क्योंकि इतना रश रहता है, बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है ये, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करना होगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि सब कुछ बहुत फास्ट होता है, क्लाइंट का इनफ्लो जल्दी आता है, आउटफ्लो जल्दी आता है, आपको जल्दी रिजल्ट्स लाना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 डिसएडवांटेजेस है बैंक ब्रोकिंग का। नंबर 2 क्या है? टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है, वो एक डिसएडवांटेज नहीं है, वो कोई आप जो सोचना चाहे आप सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1 पैकेज, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पैकेज है, बैंक ब्रोकिंग में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। नंबर 2 क्या होता है? क्लाइंट का इनफ्लो बढ़िया रहता है। मान लीजिए कोई बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलता है कोई क्लाइंट 2 करोड़ से, ठीक है, प्रीमियम बरगंडी अकाउंट जिसे बोलते हैं हम, वो क्लाइंट आपके साथ जब इंटरेक्ट करेगा, आपको एक एचएनआई क्लाइंट का आपको जब फील आएगा ना, एक हाई नेटवर्क क्लाइंट के साथ आप जब बैठेंगे, एक एचएनआई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के साथ, तब आप उनके साथ जब ट्रेडिंग करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव ही घूम जाएगा। तब आप ये 1-2 लाख की ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तब आप 5-6 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं। एसबीआई का क्वांटिटीज आप 10,000 उठा रहे हैं, टीसीएस का 5,000 6,000, तो बहुत अलग मजा आता है। तो बैंक ब्रोकिंग्स में ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। ठीक, मैं प्रेफर करूंगा आप बैंक ब्रोकिंग में जाइए। हाँ, पॉसिबिलिटीज कम रहता है कि डायरेक्टली आपको कोई बैंक ब्रोकर ले ले, क्योंकि आप फ्रेशर है, तो आपको स्टार्ट शायद ट्रेडिशनल से करना पड़ सकता है। लेकिन आप पे अगर स्किल है, जैसे मेरे में था, मैं स्किल की बात नहीं करूंगा, मैं कोई भी इंडस्ट्री में जॉब पहले नहीं किया था, मैं नॉर्मली ट्रेडर था, तो मुझे थोड़ा सा कैपिटल का, देखिए अब इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे थोड़ा कैपिटल की जरूरत था। सर्वाइव अलग चीज है, मुझे कैपिटल चाहिए था, इसीलिए मैं बैंक ब्रोकिंग ज्वाइन किया। मुझे और ज्यादा नॉलेज मिला, मुझे थोड़ा कैपिटल अच्छा खासा मुझे पैकेज मिला, मैंने कैपिटल ज्वाइन कर दिया, अब मेरा हो गया, तो अब मैं रिजाइन हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये सारे चीज बता सकता हूँ। आई एम एलिजिबल टू से यू दिस बिकॉज मैंने इस फील्ड पे काम करके आया है, और मैं बोल रहा हूँ आपको 1-1.5 साल ऐसे ही चला जाएगा, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो आपको एक बार जरूर करना चाहिए ये वाला चीज। ठीक है, तो बैंक ब्रोकिंग में ट्राई कीजिए, नहीं होता तो ट्रेडिशनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं पर्सनली बैंक ब्रोकर्स में था, तो बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ओके, अब बात कर लेते, सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अब 2-3 एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 चीज, पहली बात तो ये अपने दिमाग से हटा लीजिएगा कि सेल्स के बिना दुनिया में कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक दुकानदार भी बेचता है, हर कोई किसी ना कोई, हर कोई खरीदता है तो और कोई बेचता है। दिस इज एवरीथिंग इज सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, सेल्स के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर आप बैंक ब्रोकर में जाए या ट्रेडिशनल ब्रोकर में जाए और आपको बोला गया कि ये वाला एसआईपी बेचो, तो आपको तब अगर फील होता है कि मैं सेल्समैन थोड़ी हूं, देन दिस इज नॉट फॉर यू, बिकॉज एवरीथिंग इज सेल्स। आप जो कुछ सीख रहे हैं वो भी किसी ना किसी का सेल है। ठीक है, तो सेलिंग के बिना कुछ नहीं होता, तो ये वाला दिमाग से हटा लीजिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, नंबर 2 चीज, आपका स्किल होना चाहिए। स्किल मतलब ऑडिटरी स्किल्स, आपको बोलने की में तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपका इंग्लिश गुड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए, इंग्लिश गुड नहीं होता, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, छोड़ दीजिए। लेकिन आपका एटलीस्ट स्पीकिंग पावर, जो आप बोल रहे, फ्लुएंटली बोल रहे, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप स्टटर करके, स्टटर मतलब वो असल में ये वाला चीज अगर होगा, क्योंकि ये गेम होता है माइंडसेट, ये गेम होता है आपका स्पीकिंग पावर के ऊपर, तो ये वाला चीज आप पे नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ही आने वाले टाइम में बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो आपका स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप कोई भी ब्रोकिंग के साथ जब रहेंगे, आपको स्टडी करना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको भी तो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है आने वाले टाइम पे क्लाइंट्स को ना, तभी तो वो लोग आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। एक और बोनस टिप्स क्या होता है, आपका पिचिंग पावर अच्छा होना चाहिए। पिचिंग मतलब आपको एक सिचुएशन को घुमा के बोलना चाहिए। अभी ऑटोमोबाइल्स का मार्केट उठ रहा है, तो आपको क्लाइंट्स को ये सारी चीजें बताना चाहिए कि
ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप ये स्टॉक देख सकते हैं। आपको ये सारे चीज़ों का एक कंबाइन करके आपको बहुत अच्छी तरीके से एक पिच करना पड़ेगा क्लाइंट्स को। ये सारी चीज़ अगर आप पे है, तो आपको तो पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा। आप जैसे कोई भी ब्रोकर में जॉइन करेंगे, 2-3 महीने बाद से आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा, प्लीज़ हमारे यहाँ आ जाइए, प्लीज़ हमारे यहाँ आ जाइए। मुझे अभी भी इनफैक्ट अभी भी आता है, बहुत सारे ट्रेडिशनल हो बैंक ब्रोकर से हम आ जाइए, लेकिन मैं अभी ट्रेडिंग में फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इस तरह का एक एक्सपीरियंस पाया है इस मार्केट कंडीशन में बैंक ब्रोकिंग के साथ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। मेरे लाइफ में वन ऑफ द ग्रेट थिंग है ये, क्योंकि मुझे जो वास्ट नॉलेज मिला है ना दोस्तों, मार्केट किस तरह से वर्क करता है। इक्विटी मार्केट मैं नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडर हूँ, लेकिन कैश मार्केट में क्या पोटेंशियलिटी है, ये चीज़ आप जब तक एक बैंक ब्रोकिंग के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपके हाथ से जब 3-4 करोड़ का जब ट्रेड्स पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रियल लाइफ। तो ये चीज़ आपको ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। और बाकी मैं मेरे जर्नी की बात करूँ, तो मैंने जब बैंक ब्रोकिंग ज्वाइन किया था, मेरा 6 महीने में मैं हमेशा हर एक महीने में टारगेट हमारा ज़्यादा रहता है। टारगेट का ओवर अचीवर था मैं, हर एक महीने में मुझे इंसेंटिव मिला, तो मैंने कुछ ना कुछ कैपिटल लेके अब मैं ट्रेडिंग में बैठा हूँ। मेरा थोड़ा-सा बैकअप है कैपिटल का। मैं इतना ही बोलूँगा आपको, शर्मिंदगी की कुछ बात नहीं है, पैसा नहीं है तो जॉब कर लीजिए यार। कोई नहीं पूछने वाला कि आज से 5 साल बाद कैसे किया, या फिर कब किया, क्यों नहीं किया, ये कोई नहीं पूछेगा। सब लोग आपका ही बस आके आपका रिजल्ट देखेगा। तो इससे अच्छा है ना, कोई क्या बोलेगा छोड़, ये भाड़ में जाए, आप अपना काम कीजिए। और क्योंकि ये हमारा ही फील्ड का जॉब है, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। आपको नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज लीजिए। पैसे की ज़रूरत है, पैसा लीजिए। बैंक्स पैसा लेके बैठा है, आपको जाके लेना है। बस उनको बिज़नेस दीजिए, आप पैसा लीजिए, क्लाइंट्स को बचाइए, क्लाइंट्स के साथ रिलेशंस बनाइए, उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा पैकेज सिक्योर करके पैसा लेके आके ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए आपका। इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों का सारा पॉइंट्स मैं क्लियर कर पाया। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिएगा जिनके मन में डाउट्स रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना टारगेट होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ईज़िली आपको मैं बता दिया, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, मान लीजिए आपका सैलरी 40,000 है, तो बैंक ब्रोकिंग में शायद आपको टारगेट दिया जाएगा 1,20,000 का ब्रोकरेज का। सुन के हैरान मत होइएगा, मुझे भी सुन के हैरान ही हुआ था, 1,20,000 का क्या बावला हो गया है, ऐसा मुझे भी लगा था। लेकिन अगर आप ठीक से थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मेरा वैसा ही हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवर अचीव्ड हुआ था, तो इंसेंटिव घुसता है। इतना अच्छा इंसेंटिव स्कीम्स रहता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपका सैलरी का 2 टाइम्स इंसेंटिव आ जाता है। तो खैर वो सब बात की बात है, मेरे साथ क्या हुआ, आप फोकस कीजिए बस अपने सेल्स पावर में, पिचिंग पावर में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़, मार्केट का बंदा है आप, तो मार्केट को जानिए। मार्केट का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, हर रोज़ आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। यही चीज़ आप जब आने वाले क्लाइंट्स को बताएँगे, तो वो इम्प्रेस होके और आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। ऐसा भी बहुत होता है, अभी भी मैं नहीं हूँ एक्सिस में, फिर भी उनका क्लाइंट्स मेरे को फ़ोन करके पूछते कि सर ये ले या ना ले। और जो रिस्पेक्ट मिलता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अलग लेवल का एक रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से अच्छा फ़ील होता है। ये आपको भी फ़ील होगा और मैं चाहता हूँ ये आप लोगों को भी फ़ील हो। तो इसीलिए ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने NISM 8 क्लियर नहीं किया है, मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए। थोड़ा-सा लंबा वीडियो है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये चीज़ बहुत हेल्पफुल करेगा आपको आने वाले टाइम में, ओके? तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करते रहिए चैनल को। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। हम लोग कुछ ना कुछ लेते आते रहते हैं। और लाइव ट्रेडिंग जो होता रहता है मेरा, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को, तो मैं आपसे आऊँगा ही आऊँगा। तो लाइव ट्रेडिंग में भी जुड़ जाइए, एक साथ ट्रेड करेंगे और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।